आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर के आए हैं आप सभी दोस्तों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पीडीएफ में है और बहुत शॉर्ट में है और बहुत अच्छा है। आप इसको कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखें, 2-3 बार ज़रूर सुनें। इससे क्या होगा कि सुनने से आपको याद होंगे और हो सके तो आप इसको देख करके नोट्स भी बनाए। बहुत शॉर्ट में है। और बहुत तथ्य है और बहुत मेन फैक्ट्स है इसमें। आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। इससे क्या होगा कि आपको इसमें पकड़ आएगी और हिंदी साहित्य मजबूत जब होगा तो यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी केबीएस कोई भी हो हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो हिंदी पेपर में हिंदी साहित्य से संबंधित इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं के बराबर रहता है लगभग। और साहित्यिक विधाएं में रहती है। तो ये साहित्य का इतिहास में जो पहला कालखंड जो होता है ना एक तरह से तो अ, इसी पर आधारित है। तो हम छोटा सा लेकर के आए हैं, लेकिन जरूर देखिएगा कि इसका स्टार्टिंग क्या है, क्या इसकी शैलियाँ रही, क्या इसकी विधियाँ रही, क्या इसका कारण रहा, क्या इसका वजह था। तो इन सब का एक तरह से निचोड़ टाइप में है इसको। हम तो आपको नोट्स भी देते हैं, पीडीएफ भी देते हैं और पीडीएफ से माने कि आपको टाइपिंग वाइज जो रहता है उसको हम देते भी हैं आप सभी लोगों के लिए। तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास अतीत के तथ्यों का वर्णन विश्लेषण जो कालानुक्रम में किया गया हो इतिहास कहा जाता है। हम देखिए इससे पहले आपको शॉर्ट वीडियो में दे चुके हैं। शॉर्ट वीडियो में दे चुके हैं। आप अगर देखिएगा शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा पार्ट 3 या पार्ट 4 तक हम दे चुके हैं ये नोट्स का। तो इसमें देखिए इति का मतलब समाप्त, ह का मतलब कुछ नहीं, अस का मतलब निश्चित होना अर्थात जिसकी निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। तो प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांकों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। किसी भी स्थान के लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। इस चीज का साहित्यास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति यानी मनोवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो ये किसके अनुसार हुआ तो शुक्ल के अनुसार। हालांकि हम इसका ये नोट्स का हम शॉर्ट वीडियो दे चुके हैं। आप अगर उसको देखिएगा ना तो उसमें भी यही चीज है, लेकिन ये इसमें एक टाइपिंग वाइज है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप इसको भी देख सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं। ये एक लंबी क्लास के टाइप में रहेगा, वो एक शॉर्ट वीडियो थी। तो आगे हम लेकर के चलते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की पद्धतियां कितनी है? 4। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। इसमें 4 ही यहाँ पद्धति है, लेकिन उसमें और दो दो पद्धति था। उसमें 2 पद्धति कौन था? समाज शास्त्रीय पद्धति और आलोचनात्मक पद्धति थी। 2 पद्धति और था। तो हालांकि शुक्ल के अनुसार इनमें से 4 ही लेखन पद्धतियां माना गया है और 4 ही पद्धतियां लेकर के जाते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में वास्तविक योगदान हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। इस कार्य में निम्नलिखित विद्वानों का योगदान अति महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम प्रयास 1839 में फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी द्वारा। हिंदी साहित्यास का द्वितीय प्रयास 1883 में शिव सिंह सेंगर प्रथम भारतीय प्रयास था। ये प्रथम भारतीय थे शिव सिंह सेंगर, और वो जो थे फ्रेंच विद्वान थे। फर्स्ट वाले जो है ना वो फ्रेंच विद्वान। इसके बाद है 3 नंबर सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम प्रयास जो 1888 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन प्रथम काल विभाजन का प्रयास किया गया था इसमें। इसके बाद है प्रथम परंपरागत इतिहास 1913 में मिश्र बंधुओं ने किया था। और सच्चे अर्थों में प्रथम परंपरागत इतिहास जो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा है। अब आते हैं गारसा द तासी की इतिहास ग्रंथ में क्या है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी के द्वारा किया गया। पुस्तक का नाम इस्तेतवारदाले चेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। एंदुई का मतलब हिंदू जनता के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा थी एंदुई। एंदुई जो थी वो हिंदू जनता द्वारा, मतलब हिंदू तो उस टाइम में भारत में क्या था, कुछ तो अंग्रेजों के शासन में बहुलता थी, हिंदू मुस्लिम थोड़ा बहुत ये था। कुछ मतभेद के टाइप में होता था, लेकिन आज वैसी नहीं है।
आज की सामाजिक स्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक मनो मन स्थितियां सबकी बदल चुकी है, ऐसी नहीं है। तो हिंदुई का मतलब हिंदू जनता द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा, और हिंदुस्तानी जो थी मुस्लिम जनता द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा थी, दोनों हिंदी भाषा। लेकिन कौन कौन बोलते थे? हिंदुई जो बोलते थे वो हिंदू, और हिंदुस्तानी जो बोलते थे वो मुस्लिम बोलते थे। इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, प्रकाशक कहाँ से हुआ था? वो द द ओरिएंटल ट्रांसलेटिव कमेटी आयरलैंड। इस रचना का प्रकाशन 2 संस्करणों में किया गया। प्रथम भाग जो है 1839 ईस्वी में। देखिए थोड़ा एक दूर हो गया है, थोड़ा इसको आप ध्यान में रखिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। एक जो है वो दूर हो गया 1839 में। द्वितीय भाग जो है 1849 ईस्वी में। और द्वितीय संस्करण में फिर 2 भाग थे। प्रथम व द्वितीय भाग 18 सॉरी, द्वितीय संस्करण में 3 भाग थे। प्रथम एवं द्वितीय भाग जो थे 1877 ईस्वी में, और तृतीय एवं चतुर्थ भाग जो है 1871 ईस्वी में। मुख्य विशेषता क्या है? यह पुस्तक मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। ताशी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें से हिंदी के 72 कवियों को स्थान दिया गया है। 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा तबकात शशूरा के नाम से इस पुस्तक का उर्दू अनुवाद किया गया था। तो उर्दू अनुवाद किसने किया था? मौलवी करीमुद्दीन ने। कब किया था? 1848 ईस्वी के द्वारा। कहीं आपको डेट में कुछ चेंजिंग भी मिले तो उससे अरक परक होती है कुछ समस्याएं, लेकिन आप उसको ध्यान में रखिएगा, कोई उससे दिक्कत नहीं है। कहीं 1924 भी मिले, कहीं 1848 भी मिले। तो उससे दिक्कत नहीं है, होती है आगे पीछे। हालांकि देखिए यहाँ 1848 दिया है, ये मिस प्रिंटिंग है। 1848 ये 1948 है, समझ रहे हैं ना? ये 1948 है, लेकिन कहीं कहीं 1948 के जब हम आपको 1924 में मिलेंगे तो ये नहीं पूछे जाएंगे कि कब किया गया था और किसने। ये पूछ सकता है कि किसने किया था और क्या नाम था, ये पूछ सकता है। कि डेट जो है ना, ये खास करके आदिकाल में जो है डेट संबंधी त्रुटियां रही है। हिंदी साहित्य हो, चाहे इतिहास हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ न कुछ आपको हर एक चैप्टर में, भूगोल हो चाहे किसी भी चैप्टर में हो, कुछ तारीख जो रहती है ना, डेट, वो आपको त्रुटियां मिलेंगी, तो उससे घबराए नहीं। हाँ, और रचना आप याद रख रख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ 1848 के बाद 1952 तो तुरंत नहीं ना आ जाएगा जी। ये 1948 है, और 4 साल के बाद, इसके बाद 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से हिंदी अनुवाद किया गया था। किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। अब इसके बारे में उपलब्धियां क्या है? एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण प्रयास, जिसने अन्य भारतीय विद्वानों को भी इतिहास लिखने की प्रेरणा दी। यही उपलब्धियां हैं इनकी, और बहुत बड़ी उपलब्धियां ये थी। तो और कमियां क्या रही? यही तो एक इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें उपलब्धियां क्या थी। एक विदेशी विद्वान था वो, जिनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिसने अन्य भारतीय विद्वानों को भी इतिहास लिखने की प्रेरणा दी। अब कमियां क्या रहे? इस रचना में कवियों के कालक्रम का विवेचन नहीं किया गया है। कवियों का कालक्रम जो है उसका निर्धारण नहीं किया गया है। इसमें कवियों को अंग्रेजी वर्णमाला यानी क्रम अनुसार स्थान नहीं दिया गया है। कि होता है ना कि वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति क्या है? कि वर्णमाला के एक एक क्रम के अनुसार, जैसे ए बी सी डी, तो ए से हो गया अनार, बी से हो गया ए सॉरी ए से अनार, ए से एप्पल, बी से बॉल, सी फॉर कैट। तो होता है ना एक क्रम वाइज, तो वो इसमें क्रम वाइज नहीं दिया। हो सकता हो किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, तो ये इसमें त्रुटियां रही। पुस्तक में युगीन प्रवृत्तियों का कोई विश्लेषण विवेचन नहीं किया गया। क्यों विश्लेषण भी मिले थे? पुस्तक में युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन का मतलब क्या हुआ? कि जिस टाइम में ग्रियर्सन ने इस पुस्तक को लिखा, तो उस टाइम में समाज में, उसके आधार पर उस टाइम में संसार में क्या प्रवृत्तियां या क्या चल रही थी, उसके बारे में उसने इस पुस्तक में कुछ नहीं लिखा है। तो वो त्रुटियां रही। अब आते हैं दूसरे विद्वान ठाकुर शिव सिंह सेंगर। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो है, शिव सिंह सेंगर पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास किया। रचना शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में। नोट, इस पुस्तक का सर्वप्रथम प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा 1878 ईस्वी में ही कर दिया गया था, किंतु अनेक कमियां रह जाने के कारण इसका विश्लेषण नहीं किया गया एवं पुनः संशोधन के पश्चात 1883 ईस्वी में ही प्रकाशित किया गया। इस रचना में लगभग 1000 कवियों का विवेचन किया गया। किसमें? ठाकुर शिव सिंह सेंगर में लगभग 1000 कवियों का विवेचन। इसमें कवियों के जन्म काल का भी विवेचन किया गया है, परंतु वर्तमान में भी सभी अमान्य प्रमाणिक हो चुके हैं।
तो कहीं दे सकता है कि इसमें से कौन से ऐसे रचनाकार थे जिनमें से 1000 कवियों का विवेचना तो किया पर लेकिन इसमें अमान्य प्रमाणित हो चुके हैं। तो हो सकता हो शुक्ल दे दे, जॉर्ज ग्रियर्सन दे दे, ठाकुर शिव सिंह सेंगर दे, मिश्र बंधु दे। तो ठाकुर शिव से सेंगर को आपको लगाना है। तो अब आते हैं आगे। इसके बाद है महत्व क्या रहा था उस टाइम में इसका। तो महत्व देखिए, ठाकुर शिव सेंगर का उस टाइम में महत्व, उस समय उपलब्ध हिंदी की समस्त जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया गया, जिससे आगे के इतिहासकारों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा कि उस टाइम में इन्होंने हिंदी के समस्त जानकारी अपने सामने रखा और लिखा। और उनसे इतिहासकारों को अधिक मेहनत नहीं करना पड़ा। क्या मेहनत नहीं करना पड़ा कि इसके बाद भी तो इतिहासकार हुए, उन्होंने तो भी पुस्तक लिखे। तो उन्होंने पुस्तक तो लिखे, तो होता है ना, कुछ हम इनसे लिए, कुछ उनसे लिए, कुछ उनसे लिए, कुछ उनसे लिए। तो बहुत सारा मैटर जो है इनसे इसको मिल गया था, बहुत सारे रचनाकारों को। तो वही चीज का इसमें अधिक किया है इन्होंने। इसके बाद कमियां क्या रह गया था इनकी पुस्तक, ठाकुर शिव सिंह सेंगर की पुस्तक शिव सिंह सरोज जो है, उसमें कमियां क्या रह गया था। जन्म एवं मृत्यु काल का मनमाने ढंग से उल्लेख किया गया है इसमें। जन्म एवं मृत्यु काल का मनमाने ढंग से उपयोग किया गया। कवियों को कालक्रम की अपेक्षा हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार स्थान दिया गया। इसमें कवियों का कालक्रम नहीं दिया है, वर्णमाला के आधार पर इन्होंने दे दिया। देखिए उसमें क्या था, वर्णमाला के आधार पर नहीं था, हाँ, और न कालक्रम के आधार पर था। जहां मन था जो मन से दिए। इसमें अगर वर्णमाला के आधार पर दिया तो कालक्रम के आधार पर नहीं दिया है। एक होता है जैसे मान लीजिए किसी का समय कुछ है और किसी का समय वही है, तो उसमें भी अंतर रहता है। दोनों का अगर टाइम है तो दोनों का टाइम में भी अंतर रहता है कि नहीं। अगर दोनों का एक ही नाम है और दोनों का टाइम में अंतर है, तो आपको पहले वाला देना होगा पहले अंक में, फिर दूसरे को दीजिए दूसरे अंक में। तो वही चीज है इसमें। तो कवियों को कालक्रम की अपेक्षा हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार स्थान दिया गया। हिंदी की वास्तविक शुरुआत 11वीं सदी से मानी जाती है, परंतु इन्होंने हिंदी का प्रारंभ काल विक्रम संवत 770 स्वीकार किया, जिसके कारण आप कवि पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम या पहला कवि मानते हैं। भूल कर बैठे हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि किसको माना, पुष्पदंत को। और इन्होंने ये संवत 770 माना है। तो 70 में से अगर 57 और जोड़ देंगे, 57 जोड़ ये 57 अगर घटा देंगे, जो निकलेगा समय वो 783 में। इसमें 770 दिया है, 783 हम पढ़े थे। खैर जो भी हो माइनस कर देंगे, जो समय आएगा वही होगा। तो ये हो गया इसमें कमियां। अब आते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। किशोरीलाल गोस्वामी के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है। रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, प्रकाशक वर्ष जो 1888 ईस्वी में है। इसके बाद इसका प्रकाशक कहाँ से हुआ, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रकाशित पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन करवाया गया था। स्वतंत्र रूप से इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में किया गया था। एक वर्ष के बाद। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का ग्रंथ हिंदी अनुवाद जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। विशेषताएं इस पुस्तक में क्या रही, तो इस रचना में केवल हिंदी के कवियों को ही शामिल किया गया। अब ब्रह्म, प्राकृतिक, संस्कृत आदि के कवियों को इसमें स्थान नहीं दिया गया। इसमें कुल 951 कवियों को स्थान दिया गया है। इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। चारण काल या काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य या दरबारी काव्य। किसके अनुसार, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार। क्या विशेषताएं थी इस रचना में, केवल हिंदी के कवियों को ही शामिल किया गया। अपभ्रंश, प्राकृतिक, संस्कृत आदि के को शामिल नहीं किया गया। इसमें 952 कवियों को स्थान दिया गया। इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य के 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। चारण काव्य या काल निर्धारण किया, धार्मिक काव्य निर्धारण किया, प्रेम काव्य या दरबारी काव्य निर्धारण किया गया। अब आता है चतुर्थ में मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ का रचना किया। मिश्र बंधुओं ने गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 बंधु थे, गणेश, श्याम और सुखदेव। आप इसको याद रखिएगा, भगवान जो है ना 3 है, गणेश, श्याम और सुखदेव, है ना। तो उस टाइप में याद रखिएगा। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है, 4 भागों। प्रकाश प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में, चतुर्थ भाग का 34 ईस्वी में हुआ है। 1934 में, 34 का मतलब 1934 में प्रकाशन। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन मृत्यु अगर मिल जाए लगभग 5000 तो वो भी सही है। अगर ऑप्शन में मिले 4591 तो ये सही है। लेकिन अगर ये नहीं रहे, अगर लिख दे लगभग 5000 तो वो लगभग 5000 भी सही आपको मिलेंगे, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल।